तो 2024 का इलेक्शंस होने वाले हैं और बीजेपी की मेन मैनिफेस्टो में पिछली बार हमें था आर्टिकल 370 जो उन्होंने पूरा किया। राम मंदिर सॉल्व्ड। अब नया इशू जो उनके मेन मैनिफेस्टो में था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि धीरे धीरे अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटिकल पुश मिल चुका है और जो 2024 का जो मेन इलेक्शंस का मुद्दा उनका रहने वाला है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत सारे आपको न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे। यस, तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा मेन टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में आया है। सारी लीगैलिटीज़ वगैरह हम पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, लिव इन रिलेशनशिप पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो मैं बताऊंगी। मतलब हम प्योरली फैक्ट्स पे बात करेंगे। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट और एनी पार्टी पर्टिकुलरली, बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं एकेडमिक पर्पज़ से। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। ऑल्दो हमारा जो मेन चैनल है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए है, पर बीच बीच में हम करंट अफेयर्स भी करते रहेंगे। कब पता क्या कब काम आ जाए, और एज अ एक्टिव सिटीज़न हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है क्या वो सच्ची में यूनिफॉर्म है, क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी आई है या नहीं, कितना रिग्रेसिव है ये, कितना प्रोग्रेसिव है, यानी कि उसके गुड्स और बैड पॉइंट जो मैंने आपको थंबनेल में भी देखा था, क्यों ये अपोज किया जा रहा है, क्या क्या ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसकी वजह से अपोज किया जा रहा है, स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप वाला। एंड उसके बाद क्या, उत्तराखंड में तो आ गया, अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये इंडिया पे लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड या सारे स्टेट उसको लगाएंगे, तो सब एक एक करके हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 2 कोड होते हैं, एक सिविल कोड एक क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड जो है पूरी इंडिया के लिए एक समान है, लेकिन सिविल कोड जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अब यूनिफॉर्म सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो प्रॉपर्टी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और बिजनेस लॉ है, वो ज़्यादातर स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रहते हैं उस मामलों में, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लीगैलिटी होती है। बात आई फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ में कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं जिसको जिसमें मतलब हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं ये फैमिली लॉज। जैसे कि मैरिज हो गया, आपका इनहेरिटेंस हो गया, डिवोर्स के राइट्स हो गए, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, फैमिली लॉ में, और ये सारे वेरी करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, सारे फैमिली लॉज अलग होते हैं हर स्टेट में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे आगे अपनी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ये है हमारे फैमिली लॉज, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स से रिलेटेड लॉज हो गए, मेंटेनेंस हो गया, अडॉप्शन राइट्स हो गए, सक्सेशन यानी कि इनहेरिटेंस का राइट, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो ये सारे जो लॉज है वो यूनिफॉर्म नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। दैट्स वाई हम बोला जाता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है ताकि फैमिली लॉज हर स्टेट में इक्वल हो सके। अब बात करते हैं शुरू से, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये डेफिनेशन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है या होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, रेस, सेक्स और कास्ट, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी, सारे सिटीजन्स पे एक समान लॉ होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या राइट्स, क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या क्या एरियाज कवर होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वही जो मैंने बताया, फैमिली लॉज बेसिकली, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको एक क्लियरिटी मिल गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। उसके बाद बात करते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आर्टिकल 44 में जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 मेंशन है, उसमें अंबेडकर जी और नेहरू जी ने अपनी जो विश थी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए वो बताई थी कि दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्लस अंबेडकर जी ने एक बात ये उस टाइम पे बोली थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जैसे पार्टीशन हो रहा है और हमारी जो कंट्री की डाइवर्सिटी इतनी है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस टाइम पे लाना पॉसिबल नहीं था। तो अंबेडकर जी ने ये बोला था उस टाइम पे कि आपके जो स्टेट के ऊपर है, ठीक है, जब जो स्टेट जब उसको ठीक लगे वो चाहे तो अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से बेसिकली, ठीक है, वॉलेंटरली, एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, वॉलेंटरली,
ठीक है। तो वॉलेंटरी वो अपने चाहे तो स्टेट अपने वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है, जिसकी शुरुआत अभी हम देख रहे हैं जब पॉलिटिकल पुश मिल रहा है, एंड उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत आज मतलब अभी इन रिसेंट महीने में की है। ठीक है। सो ये था अंबेडकर जी का पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस नेहरू जी भी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जिसके लिए इन्होंने हिंदू कोड बिल की शुरुआत की थी। और ये 4 एक्ट्स लेकर आए थे जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में क्या रियली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है क्या वो सच्ची में यूनिफॉर्म है, क्या उसने जो स्टेट उत्तराखंड का जो स्टेट है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। एटलीस्ट 4 या 5 एग्जेम्पशंस हैं। एग्जेम्पशंस यानी कि क्या, कि कुछ चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं ली जाएगी, मतलब उसको पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, कुछ चीज़ों को मतलब हटाया गया है उससे। ठीक है, कुछ चीज़ें यूनिफॉर्म की गई हैं और कुछ नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है एग्जेम्प्ट की गई हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बावजूद ये चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला, ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब ये जो है द हिंदू का आर्टिकल आया था, उसमें एक ड्राफ्ट जो बताया गया है कि जो ड्राफ्ट बिल था ना उत्तराखंड का, उसमें ये प्रोविजन मेंशन है, ये जो आप पढ़ सकते हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो जो उनके जो लॉज हैं, उनके जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि अच्छी बात भी है। उसके अलावा मतलब कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 2.9% पॉपुलेशन उत्तराखंड की ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उनके लॉज के साथ, उनके कल्चर के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। उनके मैरिज के लॉज और बाकी जितने लॉज मैंने बताए, फैमिली लॉज, वो सेम रहेंगे उनके अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जेम्पशन ये कि कस्टम्स। अब कस्टम्स की अगर हम बात करें, कस्टम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी उसमें चाइल्ड मैरिज मानी जाती है। ठीक है, किसी में डॉरी लेना इज नॉट अ बैड थिंग, और डॉरी अलाउड है किसी कल्चर में, उत्तराखंड में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो उनके कस्टम्स को भी एग्जेम्पशन में रखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है राजस्थान में चाइल्ड मैरिज का कल्चर है, राइट। तो उसका भी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आ गया है कि हमारे जो उनके आपके जो मैरिज लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं, वो सब हमारे हिसाब से होंगे, मतलब कि स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो फैमिली लॉज हैं वो किसका है पार्ट है, फैमिली लॉज आर द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकता है। लेकिन इन्होंने कस्टम्स को भी एग्जेम्प्टेड रखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आया है पर वहाँ के जो कस्टम्स हैं उस पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता। थर्ड थर्ड एग्जेम्पशन जो है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि इस पे तो सेंटर का मेन होता है और स्टेट चाहता तो, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस चीज़ को एग्जेम्प्ट किया। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है कि मतलब कि एक आपकी जो लीनियज चलती आ रही है दादा परनाना, और उसी फैमिली के आप हिस्सा हो। ठीक है, उसमें आपकी वाइफ्स और जो अनमैरिड डॉटर्स है वो सब मतलब पूरी की पूरी आपका वंशज एक तरीके से। तो अब इनको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई उनका एल्डेस्ट मेंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, या एल्डेस्ट हमारे पापा हैं अभी, तो वो कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो वो सारी चीज़ें वो एक बंदे के नाम पे पूरी फैमिली के लिए कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक जजमेंट भी आई थी रामानुजम की, जो कि चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, कि इंडिया का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि एक HUF क्या है, एक सेपरेट टैक्सेबल आइडेंटिटी है। ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं उनका तो फायदा है कि वो एक के नाम पे टैक्स भर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, अब एक फैमिली में कमाने वाले हैं 10 और टैक्स सिर्फ एक पे कर रहा है किसके नाम पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे, तो गवर्नमेंट का तो लॉस है, पर हमारे लिए क्या है, ये बून है। बाकी आप ये पूरा जजमेंट पढ़ सकते हो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन 4 बात करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जैसे जो अंकल हैं आपके, वो अपने उससे शादी नहीं कर सकते, आप अपने अंकल से शादी नहीं कर सकते। जो मदर है वो अपने सन से शादी नहीं कर सकती, या ऑब्वियसली फादर है वो अपनी डॉटर से शादी नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली आप एक ही लीनेज में
जैसे आप अपने रिश्तेदारों में अगर आपका दूर का कोई कजन भी लगता है या भाई बहन लगता है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। ठीक है, तो दैट्स अ फोर्थ एग्जेम्पशन कि हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो जैसा है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आपका चलता रह सकता है। यानी कि अगर आपके में रीति रिवाज है कि हाँ भाई आप अपने दूर के अंकल से या कजन से शादी कर सकते हो, जैसे कि मुस्लिम्स करवा देते हैं, या इवन साउथ इंडिया में भी बहुत चीज होती है कि आपका अंकल से या मामा वगैरह से शादी कराई जाती है कुछ कुछ कस्टम्स में, तो वो सारी जो है वो वैलिड रहेंगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको बल्कि पार्ट बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो बाकी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसको भी एग्जेम्प्टेड रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो बेसिकली अगर देखा जाए, और बाकी एक और चीज, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी, ऑल्दो उसमें जो ड्राफ्ट है उसमें पार्टनर्स जैसे शब्द यूज किए गए हैं, बट बात करें तो जब हम अभी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे स्लाइड में, तब आपको पता चलेगा कि एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंक्लूड नहीं किया है उत्तराखंड की सरकार ने, कि उनके जो लॉज हैं वो उनके अपने अपना अपना देख लो, लेकिन हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इनके लिए भी किसी, अगर वो चाहते तो इनके लिए भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कर सकते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके, पर इस कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके अलावा मतलब इन पे फैमिली लॉज जो है वो स्टेट के नहीं होंगे, बेसिकली इतनी सी बात है। अब बात करते हैं इसका, ये तो थोड़ा सा हमने एग्जाम्पशंस देख लिए, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है इस कोड में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में आया है उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, पहले उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में बहुत प्रोग्रेसिव है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप हिंदी में बोलो तो नाजायज औलाद जो बोलते हैं या बास्टर्ड चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, राइट? तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ऐसे बच्चों को क्या होता था, उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता था सोसाइटी में कि भाई ये तो नाजायज औलाद है। ठीक है, तो ये दैट डजंट मैटर अब। ठीक है, आपके इलिजिटिमेट चिल्ड्रन को भी, चाहे आपने वो बिना, जैसे शादी नहीं होती ना, शादी से पहले बच्चा कर लिया, ठीक है, तो उनको बास्टर्ड चाइल्ड वैसे बोला जाता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किसी के थ्रू गलती से वन नाइट स्टैंड या कुछ भी इलिजिटिमेट चिल्ड्रन पैदा हो गया, तो उसके लिए ना कोई लीगल राइट्स नहीं होते थे, कोई प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं होगा, ये सारी चीजें थी। पर उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ये चीज अच्छी कर दी, क्योंकि ये सब फैमिली लॉज में आते थे, और फैमिली लॉज सबके अलग अलग है, जो ऐसा आप मानना चाहो वैसा कर सकते हो, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो बास्टर्ड चाइल्ड इज बेसिकली सिंपली कि आपका जो, आप अपने माँ बाप के लीगल बच्चे हो ना, ठीक है, शादी के बाद पैदा हुए, तो वैसा जैसे आपके लिए जो राइट्स होते थे, जो आपके लिए जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी स्कूल के लिए, मतलब स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, तो अब वो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए भी होगी। तो कोई पीछा नहीं छुटवा सकता कि भाई नाजायज औलाद है, छोड़ दिया, नो। तो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही, अच्छी बात है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी और पॉलीगैमी, कि अब जो है सिर्फ एक ही शादी होगी, ऐसे नहीं कि आप दो दो शादियां कर रहे हो या बहुत सारी शादियां कर रहे हो, इवन आप दो शादियां भी नहीं कर सकते, तो बाइगैमी भी हटा दिया और पॉलीगैमी भी प्रोहिबिट कर दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। तो तीसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, अब आपकी शादी तभी लीगल मानी जाएगी कि आपकी शादी के 60 दिन के अंदर अंदर आपको वहां पे अपने रजिस्ट्रार के पास जाके शादी को लीगल करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो शादी लीगल नहीं होगी और कभी भी आपके घर में रेड पड़ सकती है। ठीक है। फोर्थ, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, सबसे अच्छी बात, अब इसमें डिवोर्स में इक्वल राइट्स है मेन और वुमेन के पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एंड वुमेन यूज किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया एलजीबीटी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो मैन के पास जो डिवोर्स राइट्स होते थे पहले, वो सेम राइट्स वुमेन के पास भी होंगे, और जो वुमेन के पास डिवोर्स राइट्स होते थे कि वो मैन से वो मांग सकती थी, मतलब एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज वगैरह, तो वो मैन के पास भी होगी, तो दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन का मन किया डिवोर्स देने का तो उसने डिवोर्स दे दिया, दोनों का इक्वल म्यूचुअल कंसेंट होगा तभी डिवोर्स होगा, और डिवोर्स के बाद उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो एक दूसरे को माननी पड़ेगी। तो पांचवा, इनहेरिटेंस राइट। अब इनहेरिटेंस राइट के लिए मैं आपको लिखे चाहती हूँ स्लाइड नंबर नेक्स्ट। तो इनहेरिटेंस राइट में ये आपके पास एक हिंदुस्तान टाइम्स का ही एक पेपर का न्यूज़पेपर, मतलब सॉरी न्यूज़ है न्यूज़पेपर है कह रही हूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंसेस्ट्रल एसेट्स अंडर यूसीसी, यानी कि जो आपके एसेट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मर जाता था और उसने कोई विल नहीं बना रखी, तो अब ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी?
तब कोई विल ही नहीं है, तो सबसे एल्डेस्ट पर्सन को दे दी जाती थी, या मतलब जो एल्डेस्ट सन है उसको दे दी जाती थी, या जिससे भी वो अपने हिसाब से कर लेते थे। पर अब इस केस में कोई बंदा मर गया, उसके पास विल नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? सैरोगेसी से, चाहे वो बच्चा सैरोगेसी से हुआ हो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे वो बच्चा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ हो, या इलेजिटिमेट चाइल्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, या फिर वो कोई स्पाउस है, ठीक है, और पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ठीक है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मतलब आपके फॉर एग्जांपल अनलेकीली जैसे पापा की डेथ हो जाती है एंड उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। और विल अगर बनाई है तब भी उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वली प्रॉपर्टी शेयर मिले आपकी वाइफ को भी, आपके बच्चों को भी, चाहे फिर वो अडॉप्टेड बच्चा हो, लेजिटिमेट हो, या कैसा भी हो। तो दैट्स यूनिफॉर्मिटी इन सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक है। देन बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। अब उसमें लिव इन रिलेशनशिप में ये डेफिनेशन उन्होंने अपने ड्राफ्ट में डाली है, रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन हु कोहैबिट इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। मतलब आप एक ही घर में रह रहे हो, उसको लिव इन रिलेशनशिप बोलेंगे, थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है। सो दैट इज अलाउड, ठीक है, बट दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, ऑल्दो इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल एज वेल, क्योंकि स्टेट बहुत ज्यादा आपके इंटरफेयर करेगा आपके पर्सनल मामलों में भी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है, लेकिन अच्छा पॉइंट भी है। मतलब इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी सिर्फ फैक्ट्स बताती हूँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैन एंड वुमेन की बात की गई है, और किसी सेक्स या LGBTQ की बात नहीं की गई, दैट इज अकॉर्डिंग टू देम। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप आपको कराना पड़ेगा, राइट, एंड पॉलीगैमी बैन कर दी गई है, मैंने बता दिया था। अब सेक्शन 378 के तहत, चाहे आप उत्तराखंड में रह रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हो या नहीं, बस आप उत्तराखंड में रह के लिव इन में रह रहे हो, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने लिव इन रिलेशनशिप का विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 दिन हो चुके हैं, आपको 1 महीना हो चुका है लिव इन में, और आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया तो पेनल्टी लगेगी भाई, ठीक है। ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं कि बस भाई लिव इन रिलेशनशिप में आपको इन्फॉर्म करना है, आपको उनसे परमिशन भी लेनी है। अगर वो परमिशन देते हैं कि हाँ भाई आप लिव इन में रह सकते हो, तभी आप रह सकते हो, वरना आप नहीं रह सकते। दैट्स द थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। सो लेट्स सी, प्लस अगर आप 21 साल से कम हो, वैसे देखो 18 प्लस है, अडल्ट की एज 18 मानी जाती है, लेकिन इसमें क्या किया है, अगर आप 21 साल से कम उम्र के हो और आप लिव इन कर रहे हो, तब उस केस में आपके पेरेंट्स और आपके गार्डियंस को भी बताया जाएगा कि देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और आपके बच्चे जो है 21 साल से कम है लेकिन वो लिव इन में रह रहे हैं दोनों साथ में। क्योंकि दैट्स ऑल्सो, मेरे को लगता है कि भाई 18 साल तक का बच्चा भी इतना मेच्योर नहीं होता कि वो इतना डिसीजन ले पाए कि उसको लिव इन करना है कि नहीं। कर भी सकते हैं, मैं तो उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 21 के बाद थोड़ी ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाती है, जो कि हमारी मैरिज की एज भी होती है। तो मैरिज को बेसिकली एक तरीके से लिव इन से इक्वल रखा गया है यहाँ पे। और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, लोकल पुलिस स्टेशन के पास आपकी रिपोर्ट जाएगी, मतलब आपको एक ऐसा क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा अगर आप 21 से कम हो और आप लिव इन कर रहे हो। उसके अलावा द हिंदू में एक और चीज ये लिखा था कि such prohibition will however not apply to the persons whose custom permit the relationship। अगर आपके कस्टम्स में ये आपके दादा परदादा बहुत टाइम से लिव इन करते आ रहे हैं और आपके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये वो मोरालिटी के भी अगेंस्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये अच्छी बात है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा अगर आपके वो कस्टम्स में है। क्योंकि मैंने सेकेंड एग्जाम्पशन बताया था आपको कि आपके कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं होगा, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है। लोग कोई कुछ भी अपने कस्टम्स का बता के निकाल सकते हैं, और स्टेट के पास भी बहुत सारे पावर्स हैं कि स्टेट चाहे तो किसी को भी लीगल कर सकती है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर सकती है, और कुछ के लिए लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन डिनाई भी कर सकती है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा, रजिस्ट्रार की तरफ से इंक्वायरी होगी, सबको सही लगा तो ठीक है। अब बात करते हैं कि लिव इन करने से पहले आप 10 बार ही सोच लेना अगर आप उत्तराखंड में हो, बिकॉज अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो 1 महीने के अंदर अंदर तो 3 महीने की जेल और 10,000 का फाइन, या दोनों भी हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दिया, आपने कुछ गलत प्रूफ दे दिया वहाँ पे, या गलत नाम बताया, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स दिए, तो 3 महीने की जेल और 25,000 का फाइन, या दोनों। और अगर आपने नोटिस आया आपके पास रजिस्ट्रार का, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और आपने नोटिस का टाइमली रिप्लाई नहीं किया,
या फिर आपने इग्नोर किया तो 6 महीने की जेल और 25,000 का फाइन या फिर दोनों। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है, जो ये कंट्रोवर्सी है, क्या वो इस पे जो कानून बनाया गया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर वो क्या ठीक है कि नहीं? एक पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे पहले बस एक मैसेज किया या थोड़ी-सी लड़ाई हो गई, ब्रेकअप कर लिया, लिव इन खत्म। लेकिन अब अगर आप ब्रेकअप भी कर रहे हो लिव इन में आने के बाद, तो आपको पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसीजर होगा, उसके बाद ही आप ब्रेकअप भी कर सकते हो। तो फिर ये पॉइंट है कि आप मैरिज और लिव इन में क्या फ़र्क रह गया? लोग तो इसलिए जाते हैं ना लिव इन में कि एक दूसरे को समझेंगे, नहीं समझ आया तो छोड़ देंगे। पर ये भी पॉइंट अच्छा है कि जो लोग सिर्फ ऐसे फन फैक्टर के लिए आ जाते हैं एंड देन कुछ भी करते हैं, ठीक है, और इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रू करके चले जाते हैं, दे आर नॉट सीरियस इनफ, सो उनके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे एंड एक दूसरे को समझेंगे वट एवर। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से बताना इसमें क्या है क्या नहीं। प्लस हम देखिए व्हाट्स नेक्स्ट, तो उत्तराखंड के बाद दो और जगह पे मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये कमेटी बनाई गई है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हो सकता है धीरे धीरे पूरे इंडिया में आए। पर क्या ये इंडिया के लिए फिजिबल है? क्या इंडिया में ये यूजीसी लाया जा सकता है? तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, जो कि दीपक गुप्ता जी हैं, उन्होंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उसको भी वेल थॉट प्रोसेस से लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि लोग सिर्फ एक हिंदू कोड बिल के जैसे इसको एक हवा और र्यूमर बना के छोड़ देंगे। उसके अलावा यूजीसी ने एक जो बार बेंच है, जो कि एक संजॉय घोष, ठीक है, बहुत सीनियर लीडर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट लिखी थी that if by UCC we mean making laws more just and facilitating gender justice। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसलिए है कि अगर आपके जो हमारे लॉज है वो और जस्ट बन रहे हैं, जेंडर जस्टिस प्रिवेल हो रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी इससे अच्छी होगी, फैमिली लॉज में अगर इन स्टेट होगा फैमिली लॉज में तो हम ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, स्पेशली वुमेंस। तो ये सब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कौन? संजॉय घोष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी स्टैब्लिश करना, कि सिर्फ एक हक पूरी मेजॉरिटी जो कि हिंदू पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म करना चाहते हो उन सबको, तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको हार्म होगा, ठीक है। जो इंडिया का जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी वो इफेक्ट होगी, उसकी हिस्ट्री जो है वो कम इफेक्ट होगी, और इसके लिए वो इसको नेगेटिव व्यू से देखते हैं कौन? संजॉय घोष। तो हमने दो सीनियर लीडर्स जो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की डेफिनेशन देखी दीपक गुप्ता जी की, एंड इसके अलावा इनकी, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कुछ हद तक ठीक है। बाकी आप अपना पीओवी भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको और ऐसे करंट अफेयर्स चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी हम अपना क्रैश कोर्स तो जल्दी शुरू करने ही वाले हैं, और अगर तो एक लाइक करके जाना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मर्जी है, मतलब आपके ऊपर है, मैं दोबारा नहीं बोल रही, ठीक है। बाय बाय।